consider the following statement. The chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. ये सही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन करता है अपॉइंट? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर, और अदर्स मेंबर को, अदर मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर अपॉइंट करता है किसके एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%. सही है, ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बिहार में 243 सीट्स हैं, तो 243 सीट्स का अगर हम 100% निकालते हैं तो इसका आता है 36.45. सो बिहार में कितने मिनिस्टर्स हैं? तो 36. तो इसीलिए यह 15% से लेस हो सकता है या इक्विवेलेंट हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता, और ये हर एक स्टेट में लागू होता है. सो दिस इज द also correct. The question whether any advice was tendered by the minister to the governor can be inquired into any court. ये गलत है. Can be inquired in any court. भाई कोई भी मिनिस्टर है वो गवर्नर को कोई भी इंफॉर्मेशन या यूँ कह लें कि कोई भी एडवाइस देता है तो क्या उसको कोर्ट में इंक्वायरी किया जा सकता है? नहीं. सो इसमें कौन कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तो ओनली 2 बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. The government's power related to the property registration are laid down in and circumscribed by Transfer of Property Act 1882. ये सही है. इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ये भी सही है. द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये भी सही है. देखते हैं कि करके ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, ये ओनरशिप के ट्रांसफर को बताता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होगा. जैसे सेल डीड, जो जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है प्रॉपर्टी का, जो सेल डीड होता है, सेल डीड में जैसे सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, लीज डीड हो गया, मॉर्टगेज हो गया, तो इनका क्या हुआ, ये इनसे माध्यम से क्या है ओनरशिप का ट्रांसफर होता है. तो उसी का मेंशन इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में है. फिर इंडियन स्टाम्प एक्ट, इसमें ये बताया जाता है कि स्टाम्प जो लगते हैं इसमें ट्रांसफर के, ये प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो क्या उससे द्वारा जितने भी टैक्स आते हैं वो गवर्नमेंट को आते हैं, उसका परसेंटेज, और ये चेक किया था कि प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. तो जैसे कि 10 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगता है या 100 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगता है, तो इस तरह के जितने भी स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं उसमें गवर्नमेंट का टैक्स मिल रहा है कि नहीं, वो इससे क्लियर होता है कि इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 से. इस द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये बताता है कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, यानी डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बताता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, उसका मेंशन इस द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में है. तो ये इसमें कौन सही हो जाएगा? 1, 2 एंड 3. द फेक वीडियोज आर अ डायरेक्ट एंड डेलिबरेट वायलेशन ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी, रिपुटेशन एंड डिग्निटी प्रोटेक्टेड अंडर. तो प्राइवेसी है, रिपुटेशन है, डिग्निटी है, इसको किस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं? आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी. ये मैटर क्यों आया है? क्योंकि ये साउथ के एक सुपरस्टार हैं, चिरंजीवी. जो चिरंजीवी है, तो उनका कोई मॉर्फ वीडियो या डीप फेक वीडियो जो है बना कर उनको डिफेम कर रहा है. तो उनका डीप फेक वीडियो लीक किया है बना करके, तो उससे क्या है कि उनके कैरेक्टर पर दाग लग रहे हैं, उनके रिपुटेशन डाउन हो रहा है. तो इससे उनका क्या होगा कि उनका फाल्स और डिफेमेटरी नरेशन लोगों के सामने बनेगा, जिससे उनका जो उनकी पर्सनालिटी है उस पर असर पड़ेगा और उनके कैरियर पर असर पड़ेगा. तो इसलिए उन्होंने 2 केस फाइल किया है, इस वजह से ये चर्चा में है. तो ये याद रखने वाली चीज है कि प्राइवेसी, रेपुटेशन एंड डिग्निटी प्रोटेक्टेड है किसके? आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी. और ये क्या करता है? ये फेक वीडियो क्या है? ये डायरेक्ट एंड डिलिबरेट वायलेशन ऑफ राइट है. किस तरह का राइट है? प्राइवेसी, रेपुटेशन एंड डिग्निटी का. अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं उनको तो पहले सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए. इसके अतिरिक्त उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मस्ट हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये होना चाहिए क्योंकि उनके पास 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस में, भारत के किसी भी जुडिशियल ऑफिस में काम करना ही चाहिए. मतलब उनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. हैज फॉर एटलीस्ट 10 ईयर बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त इसके अलावा उनके पास किसी हाई कोर्ट के 10 ईयर्स तक एडवोकेट रहे हो, या फिर एक हाई कोर्ट में कह लीजिए, या 2 हाई कोर्ट, या उससे भी ज्यादा हाई कोर्ट में, लेकिन उनका एक सीजन होता है कोर्ट इन सक्सेशन, यानी कि ये नहीं कि चलो 2 साल इस हाई कोर्ट में तो एडवोकेट रहे, फिर 2 साल कहीं भी एडवोकेट का काम नहीं किया, और फिर कहीं और किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट का काम कर रहे हैं. तो इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए, कोर्ट इन सक्सेशन होना चाहिए. तो ये भी सही है, पहला दूसरा सही है. ही मस्ट बी एटलीस्ट 45 ईयर ऑफ एज टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पर जज के अपॉइंटमेंट के लिए पूरी
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मिनिमम एज का जो मिनिमम एज है इसका मेंशन नहीं किया गया है। जो मिनिमम एज है इसके लिए मेंशन नहीं किया गया। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द कोलिजन गवर्नमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एंड और इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। ये सही है। तो सभी जानते हैं भाई कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, या फिर जो निर्दलीय या कह लीजिए कि जो सिंगल पर्सन विदाउट इस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हुए इलेक्शन विन करते हैं, वो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ करके एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये सही है। फिर इन 1980 द मोरारजी देसाई फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसमें यहाँ पर डेट गलत दिया है, ये 1980 की जगह होगा 1977 में मोरारजी देसाई ने क्या किया था कि नॉन कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, और तभी से इस कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड बन गया। ये कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड बने मतलब ये एक नया चीज जो है इंडियन पॉलिटिक्स में आया, कोलिजन गवर्नमेंट। द 1946 इंटरिम गवर्नमेंट जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 वर बोथ कोलिजन गवर्नमेंट। पहली बात तो इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी वो तो विदाउट इलेक्शन थी ना, उसमें इलेक्शन क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में। तो उसके पहले गवर्नमेंट कैसे बन सकती है? तो इसलिए जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी जब गवर्नमेंट बना तो भी क्या हुआ? कोलिजन की गवर्नमेंट है, क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1951 में और इंडिपेंडेंस 1957 में। तो ये स्टेटमेंट राइट है। कौन सा सही हो गया? 1 और 3 यानी कि 2 सही है, तो ओनली 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उनसे भाई जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होते हैं और आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।